तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे एक नॉर्वेजियन स्लैशर हॉरर मूवी को जिसका नाम है कोल्ड प्रे, जिसे रिलीज करा गया था 2006 में और इसका ओरिजिनल टाइटल है फ्रेदविल्ड। अगर आपको नहीं पता कि नॉर्वेजियन हॉरर मूवीज कैसी होती हैं तो 2009 वाली डेड स्नो, 2022 वाली हैचिंग, गुड बॉय और 2023 वाली नाइटमेयर मूवी को देख लेना। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्वेजियन हॉरर मूवीज कितनी अंडररेटेड होती हैं। बाकी इसके डायरेक्टर हैं रोआर ओथॉग, जिन्होंने इस मूवी के बाद 2018 वाले टॉम रेडर को भी डायरेक्ट किया था, और राइटर हैं थॉमस मॉलस्टेड, जिन्होंने अभी 2023 वाली दी कॉन्फ्रेंस मूवी की स्टोरी लिखी थी। वैसे इस मूवी के टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिनमें से पहले 2 सीक्वल और तीसरा पार्ट एक प्रीक्वल है, जिसमें आज हम इसका पहला पार्ट देखेंगे जो कि आपको थोड़ा बहुत राउंटन 4 की जैसी फीलिंग देगी। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को बर्फ के तूफान में किसी से बचकर भागता हुआ देखते हैं, जिसकी एक आंख पर बड़ा सा बर्थ मार्क भी था। भागते भागते वो बच्चा एक गड्ढे में गिरा और जो इंसान उसके पीछे पड़ा था वो उसको काफी मना करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी उस इंसान ने उस बच्चे के ऊपर ढेर सारी बर्फ फेंकी और उसे वहीं पे जिंदा गाड़ दिया। वही हम इस बच्चे के माँ बाप को देखते हैं, जिनसे सवाल जवाब करे जा रहे थे, जहां उन दोनों ने बताया कि वो हर बार की तरह बाहर बस खेलने गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। एक वो दिन था और आज ये दिन है। उस दिन से लेकर आज तक किसी को नहीं पता लगा कि वो बच्चा गया कहाँ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि हर 4 में से एक नॉर्वेजियन लोग यूटनहाइमन की पहाड़ियों में जाते हैं अपना वेकेशन मनाने, लेकिन कई सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते थे। अगर ये संख्या 4-5 होती तो समझ भी आता, लेकिन लोगों के गायब होने की खबरें 100-200 से भी ज्यादा थी। कभी कभी पूरा परिवार गायब हो जाता तो कभी वहां आए स्कीइंग करने वाले दोस्तों का ग्रुप। पुलिस वहां अक्सर छानबीन करने जाती थी, पर मिलता उन्हें वहां कुछ भी नहीं था। और ये था इस मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम देखते हैं 5 दोस्तों को जो कि यूटनहाइमन की ही पहाड़ियों में वेकेशन मनाने आए थे, जिनमें थे यानिकी और उसका बॉयफ्रेंड एरिक, एनगोन और उसका बॉयफ्रेंड माइकल, और आखिर में आपकी तरह ही सिंगल आदमी टोबियास। एनगोन और माइकल अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे, जहां इनका सीन तो पूरा सॉर्टेड था, लेकिन एरिक और यानिकी का अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हाल था, क्योंकि एरिक उसके साथ मूव इन होना चाहता है, लेकिन यानिकी अभी कमिटमेंट देने से डरती है। इसी बीच एनगोन ने टोबियास से पूछा कि तुम किसको डेट कर रहे हो, जिसकी बात पर टोबियास ने भी आखिरकार अपनी वाली से इन्हें मिलवा ही दिया, जो कि थे उसके हाथ। बाकी तो आप समझदार हो ही। खैर इसके बाद ये सभी ऊपर पहाड़ी पे पहुंचे स्नोबोर्डिंग करने के लिए, जहां इन लोगों ने पहले थोड़े नज़ारों के मजे लिए, फिर अपनी स्नोबोर्डिंग शुरू करी। ये सभी पूरे मजे लेते हुए नीचे आ रहे थे, लेकिन इसी बीच टोबियास का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो वहीं पर गिर पड़ा। उसे अपने पैरों में काफी दर्द होता है, इतना दर्द कि वो खड़ा ही नहीं हो पाता। चेक करने पे इन्होंने देखा कि टोबियास की तो पैर की हड्डी ही टूट चुकी थी। अब आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो इतनी भारी ठंड में अगर हमें छोटा सा भी कट लग जाए तो हमें कितना दर्द होता है, लेकिन इसकी तो पूरी हड्डी ही टूट चुकी है, साथ ही में पैर का मांस भी फट चुका है, जिससे उसकी टूटी हुई हड्डी साफ साफ नजर आ रही है। जो फीलिंग और जो दर्द टोबियास के मन में है, वो ही सेम फीलिंग मैं आपको फील करवाना चाह रहा हूँ। अब जैसा कि टोबियास के पैर की हड्डी टूट चुकी है तो जायज सी बात है वो चल तो पाएगा नहीं, इसलिए इन लोगों ने अपने अपने सेलफोन से कॉल लगाने की कोशिश करी, और ऑब्वियस सी बात है कि स्लैशर मूवी में किसी का फोन लगता भी नहीं है, इसलिए इनका भी नहीं लगता। पर जैसे ही ये लोग पहाड़ी की एज पे आए तो इन्हें दूर एक रिजॉर्ट दिखा, जो कि ऐसी लोकेशन पर सिर्फ अकेला रिजॉर्ट था, इसलिए ये लोग टोबियास को स्नोबोर्ड पे घसीट के वहां तक ले आते हैं। ये रिजॉर्ट सब जगह से बंद था, इसलिए एरिक ने पास की खिड़की का कांच तोड़ा और अंदर जाकर मेन डोर को खोल दिया, जिससे ये लोग अंदर आ गए। अंदर जाके इन लोगों ने टोबियास को एक टेबल पे लेटाया, जिसके बाद इन लोगों ने उस जगह की तलाशी ली ताकि इन्हें कुछ काम की चीज मिल जाए। फिर जल्द ही इन्हें कुछ चीजें मिल भी गई, जैसे कि एक सुपर ग्लू, एक वोडका की बोतल और एक शॉटगन की बुलेट, जिसको यानिकी ने अपने पास रख लिया। फिर वो टोबियास की थोड़ी मरहम पट्टी करती है और बाकी ये तीनों इस जगह को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं ताकि इन्हें आराम करने की जगह मिले, क्योंकि आज की रात ये यहीं पे बिताने वाले हैं।
इस रिजॉर्ट में कई सारे खाली कमरे थे। साथ ही में इन्होंने देखा कि इमरजेंसी केस में यूज किए जाने वाली कुल्हाड़ी भी अपनी जगह से गायब थी। फिर आगे चलकर इन्हें पावर सप्लाई वाला कमरा मिला, जहां का जनरेटर काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन एरिक उसे ठीक कर देता है, जिससे वहां की लाइट आ गई। इधर टोबियास और यानिकी भी आपस में बातें कर रहे थे, जहां टोबियास उसे 2 रुपए वाले जोक मारकर हंसा रहा था। और यहाँ आपको और मुझे दोनों को समझ आ चुका है कि टोबियास भी यानिकी को पसंद करता है। इसी बीच इन्हें पीछे के दरवाजे के खुलने की आवाज आई, जहाँ यानिकी चेक करने गई तो उसे सामने में एक छोटा सा कैबिन दिखाई दिया। उस कैबिन के अंदर से यानिकी को भी कोई तो देख रहा था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाई और वापस अंदर चले गई। वही लाइट आते ही माइकल और एंगुन भी अकेले ही बाकी की जगह को एक्सप्लोर करने निकल गए, जहां चलते चलते ये लोग पहुंचे रूम नंबर 237 में, जो कि एक रेफरेंस है दी शाइनिंग के रूम नंबर 237 का, जिस मूवी के अंदर जो होटल था उसके पिछले वाले केयरटेकर ने अपनी बीवी को उसी कमरे में मारा था, जिस कमरे में और भी कई सारे कांड हुए थे। ठीक वैसे ही इस कमरे की भी हालत खराब थी, जैसे कि यहाँ पर कभी आग लगी हो। यहाँ की हालत देख इन दोनों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि यहाँ कभी आग लगी हो, जिससे बचने के लिए ही किसी ने उस कुल्हाड़ी को निकाला हो। फिर उसने सामने वाली खिड़की तोड़ी और यहाँ से भाग निकला हो। इसके बाद ऊपर जाकर इन लोगों ने अपने लिए बियर बनाई, जिस बीच यानिकी एंट्री वाली बुक को देख रही थी। उस बुक में आखिरी एंट्री 31 साल पहले करी गई थी, जिसमें लिखा था कि उम्मीद मत हारना, तुम्हारा बेटा जल्द ही मिल जाएगा। मगर टेंशन की बात ये नहीं कि यहाँ पिछले 31 सालों से कोई आया नहीं। टेंशन की बात तो ये है कि अगर यहाँ इतने सालों से कोई आया नहीं तो फिर यहाँ की चीजें इतनी ठीक हालत में कैसे है। जनरेटर भी थोड़ी सी मेहनत में चल गया और सारी लाइटें भी एकदम ठीक से काम कर रही हैं। उस रजिस्टर में उस फैमिली की फोटो इन्हें मिली जिनको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और ये रिजॉर्ट भी उसी फैमिली का था। अब ऐसी ही थोड़ी इधर उधर की बातें करके ये सभी सोने चले गए, जहां यानिकी और एरिक यहीं हॉल में सोने वाले थे और ये 2 हंसों का जोड़ा गया किसी और कमरे में जाकर माइकल तो फुल मूड में था कि आज तो कुछ हो ही जाना चाहिए हमारे बीच, पर इंगुन ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि छोटी मोटी चीजों तक तो ठीक है, पर इस चीज के लिए वो अभी रेडी नहीं है, या फिर कहूँ कि उसे इस रिश्ते को इतना आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। ये बात सुनकर माइकल का मूड खराब हो गया, तो वो कमरे से निकलकर वापस हॉल में चला गया। हॉल में आकर उसने देखा कि यानिकी और एरिक टोबियास की मदद कर रहे थे हल्का होने में। इधर माइकल के जाते ही इंगुन भी बाथरूम में आ चुकी थी, जहां उसके पीछे से कोई तो गुजरता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो था कौन, तो वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसका लॉकेट नीचे गिर गया। वो लॉकेट को उठाने के लिए नीचे झुकी कि तभी किसी ने उस पर अटैक कर दिया और उसे अंदर खींच लिया। दोनों के बीच में काफी स्ट्रगल चला, जहां वो दूसरा इंसान बर्फ खोदने वाली कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन इंगुन जैसे तैसे बचकर वहां से भागती है। भागते भागते वो लगभग हॉल तक पहुंच ही चुकी थी, जहां सामने में ही माइकल बैठा हुआ था, पर किलर ने उसे पहले ही नीचे गिरा दिया। फिर किलर ने उसकी बैक में कुल्हाड़ी मारी, जिससे इंगुन चिल्लाती भी है, पर बिल्कुल सेम टाइम पर टोबियास ने भी चिल्ला दिया, जिससे इंगुन की आवाज टोबियास की आवाज में दब गई। फिर किलर भी इंगुन को घसीट के अपने साथ ले गया। माइकल भी उसकी आवाज सुन नहीं पाता, जबकि वो तो इतने पास में था, क्योंकि इन लोगों ने वहां पर काफी तेज म्यूजिक बजा रखा था। इसके बाद यानिकी ने माइकल से भी बातें करी, जहां माइकल ने अपनी दुख भरी कहानी उसे बताई, और ऐसे ही ये रात गुजर गई। अब अगले दिन माइकल इंगुन के लिए नाश्ता लेकर पहुंचा, जहां वो उससे कल रात के लिए माफी मांगता है, पर इंगुन दरवाजा नहीं खोलती, और खोलेगी भी कैसे, क्योंकि किलर ने तो उसे ही खोल दिया था कल रात। माइकल को लगा कि इंगुन उससे नाराज है, तो वो भी नाश्ते को बाहर ही रख कर चला गया। इस समय तक पूरा तूफान भी आ चुका था, लेकिन यहाँ से निकलना है तो बाहर तो जाना ही होगा, इसलिए फिलहाल सिर्फ एरिक ही बाहर जाएगा और कोशिश करेगा कि अपनी गाड़ी या फिर किसी और को मदद के लिए बुला लाए। जाने से पहले यानिकी ने गाड़ी की चाबी एरिक की जेब में रखी। फिर एरिक भी वहाँ से निकल गया, मगर ज्यादा दूर वो गया नहीं, क्योंकि पास
पास ही में उसे इनगुन के खून के निशान मिल गए। निशान को फॉलो करते करते उसे इनगुन की बॉडी भी मिल गई जो कि बर्फ में ही पड़ी हुई थी। एरिक तुरंत उसकी बॉडी के पास गया, लेकिन किलर पीछे बर्फ में ही छिपा हुआ था जो कि एरिक को भी लपेट लेता है। वैसे यहाँ मैं इस किलर का नाम तो बताना ही भूल गया जो कि है दी माउंटेन मैन, मगर मैं इसे किलर ही बोलूंगा। इधर माइकल ने यानिकी को इनगुन के बारे में बताया कि तभी रिजॉर्ट की लाइट में दिक्कत आने लगी, इसलिए ये दोनों जनरेटर के पास गए टोबियास को वहीं पे छोड़कर। फिर टोबियास की जब आंखें खुली तो यानिकी को ढूंढते हुए वो किचन तक पहुंचा जहां खाने का भी पूरा सामान था। इधर ये दोनों भी जनरेटर को ठीक करने में लगे थे कि तभी एक कपड़ा माइकल के ऊपर गिर गया, जिस कपड़े के पीछे एक सीक्रेट कमरा भी था। दोनों उस कमरे में गए तो इन्हें वहां लोगों के बचे हुए सामान मिले, जिन्हें देख इनको लगा कि ये सारा वो सामान होगा जो लोग इस रिजॉर्ट में छोड़ देते होंगे। लेकिन इसी कमरे के आगे एक और कमरा था जहाँ की हालत देख लग रहा था कि यहाँ कोई तो रहता है। वहीं पे यानिकी को कई सारे न्यूज आर्टिकल्स भी मिले जिनमें उस फैमिली और उस बच्चे का जिक्र था, और एक आर्टिकल में तो लिखा था कि इस जगह को होटल ऑफ इविल कहा जाता है। अब मूवी के अंदर पूरे 45 से 50 मिनट हो चुके हैं और अब जाकर इनके दिमाग की बत्ती जलती है कि अगर ये जगह 30-31 सालों से बंद है तो फिर ये सारा सामान यहाँ आया कैसे, और चलो कहीं से आ भी गया तो ये चीजें 30 साल पुरानी तो नहीं लगती। अलग अलग गाड़ी की चाबियां, ये कपड़े, ये सनग्लासेस और ये सारी ही चीजें। बिना किसी देरी के ये दोनों यहाँ से निकले जहाँ यानिकी इनगुन के पास गई और माइकल गया टोबियास के पास। पर यानिकी ने देखा कि दरवाजा तो खुला हुआ है। जिस दरवाजे को पूरा खोलते ही यानिकी को वहाँ ढेर सारा खून दिखाई दिया। इधर माइकल भी टोबियास को ढूंढ रहा था जहाँ उसे एक दरवाजे के नीचे दिखाई दिया खून। उसे लगा कि ये सारा खून टोबियास का होगा, इसलिए वो उसे चेक करने गया, लेकिन वो खून नहीं बल्कि कुछ खाने की चीज थी जो कि टोबियास से ही गिर गई थी। तभी वहां यानिकी भी भागकर आई और इन्हें इंगुन के कमरे में लेकर गई जहां का ढेर सारा खून और इंगुन का लॉकेट देख ये दोनों हैरान थे। पर इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, सामने से इन्हें किसी की आवाज आने लगी जो कि इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए तीनों वहां से भागे और दूसरे कमरे में घुस गए। माइकल को इंगुन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो इंगुन को जाके ढूंढेगा, लेकिन टोबियास ने कहा कि तुम्हारा दिमाग हिल चुका है, यहाँ पे इतना सारा खून पड़ा है तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो जिंदा होगी। लेकिन माइकल इनकी बातों को नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकल के वो हॉल में गया जहाँ उसे किचन में से कुछ आवाज आई, जहाँ किचन में जाते ही उस पे किलर ने अटैक कर दिया और फिर कहीं जाकर इसे समझ आया कि उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। जान बचाने के लिए वो रिजॉर्ट से बाहर भागा और छत के ऊपर ही छिप गया, जिस वजह से किलर उसे देख नहीं पाता और अब जाकर हम किलर को थोड़ा बहुत देख पाए। मौका देखकर माइकल तुरंत इन दोनों के पास गया, जिसके बाद ये तीनों दरवाजे को जाम करके वहीं पर बैठ गए। किलर दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो वहां से चला जाता है। किलर के जाते ही माइकल ने कहा कि ये सब करके कुछ नहीं होगा, हमें जल्दी से अपने स्नोबोर्ड ढूंढ के यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसकी बात पर टोबियास ने कहा कि मेरे पैरों का क्या होगा। माइकल ने यानिकी से कहा कि ये तो वैसे भी नहीं बचने वाला, इसलिए इसे यहीं पर छोड़ और यहाँ से भाग चल। लेकिन यानिकी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वो अकेले ही उस छोटे से कैबिन में चला गया, मगर कैबिन के बाहर में ही किलर ने बियर ट्रैप लगा रखा था जिसमें उसका पैर फंस गया। जैसे तैसे उसने अपना पैर छुड़ाया, फिर जल्दी से कैबिन में जाकर छिप गया, पर उसकी आवाज को सुनकर किलर भी वहां पर आ गया। माइकल जल्दी से कैबिन के अंदर ही छिप जाता है, जहां वो थोड़ी देर और छिपा रहता तो शायद किलर से बच भी जाता, लेकिन इसके अंदर का कीड़ा जाग गया जिसने उसे यहाँ से भागने को कहा। मगर इतना भी काफी नहीं था तो उसके अंदर के कीड़े ने कहा कि चल अब दरवाजे को पकड़ के खड़ा हो जा, क्योंकि किलर तो इसे खोल ही नहीं पाएगा। पर जितने प्यार से किलर ने उस दरवाजे को खोला, उसने उतने ही प्यार से माइकल की गर्दन तोड़ के उसे वहीं मार डाला। ये सारी चीजें ये दोनों भी खिड़की से देख रहे थे, जिन पे किलर की भी नजर पड़ गई, इसलिए दोनों तुरंत वहां से भागे और किचन में जाकर छिप गए।
यानिकी ने कहा कि तुम मेरा यहीं पे वेट करो, और ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगी ताकि उसे कुछ काम की चीजें मिल जाए। मगर उसके जाने से पहले टोबियास ने कहा कि उसे कुछ बताना है। यानिकी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि वो उसे पसंद करता है। खैर, अब यहाँ से निकल के यानिकी मेन डोर के पास गई कि तभी उसके सामने आ गया किलर, जो कि माइकल की बॉडी लेकर जा रहा था। यानिकी वहीं पे छिप जाती है और किलर के जाते ही चले जाती है कैबिन में। कैबिन में आके उसे एक फ्लैशलाइट मिली, साथ ही में मिला एक स्लेज जिससे वो हिला भी नहीं पाती, इसलिए वहीं पे लेट के रोने लगी क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी उसे ऊपर में एक चीज दिखाई दी जो कि थी एक शॉटगन। अब इससे ज्यादा बेहतरीन चीज क्या ही होगी उस किलर को हराने के लिए। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि गोली उसके पास सिर्फ एक ही थी, जो कि उसे मूवी की शुरुआत में मिली थी। किलर से बच के वो टोबियास के पास गई, जहाँ अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि है किलर से फाइट करना, क्योंकि भाग ये पाएंगे नहीं तो लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। इन दोनों ने प्लान बनाया जिसके हिसाब से यानिकी ने टोबियास को वही पास में छिपा दिया और किलर को यहाँ बुलाने के लिए जनरेटर को कर दिया बंद। फिर टोबियास को उसने वो फ्लैशलाइट दी और उसे कहा कि जैसे ही किलर यहाँ पे आए तो फ्लैशलाइट जलाकर मुझे इशारा दे देना। उसके जाते ही टोबियास को वहाँ पे एक कटर भी मिला जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है। इधर यानिकी को अपनी गाड़ी की चाबी दिखी जो कि उसने एरिक की जेब में रखी थी, जहां थोड़ा और आगे जाने पर उसे माइकल और इंगुन की डेड बॉडी मिली। साथ ही में मिला एरिक जो कि अभी तक जिंदा था। उसने एरिक से कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा, पर तभी किलर उसकी ओर आने लगा, इसलिए टोबियास ने भी लाइट जलाकर उसे बता दिया। यानिकी ने एरिक को वहीं पे चुपचाप लेटे रहने को कहा और फिर वो भी बाहर आके छिप गई। किलर यहाँ अपनी फ्लैशलाइट लेके चेक करने आया था कि जनरेटर को बंद किसने करा। तभी मौके का फायदा उठाकर यानिकी ने भी तुरंत उस पे शॉटगन तान दी, जिससे बचने के लिए किलर ने फ्लैशलाइट को ही बंद कर दिया, क्योंकि अगर कुछ दिखेगा ही नहीं तो गोली मारेगी किसे। इसी बीच किलर उस दरवाजे के पीछे हो चुका था, जिसका फायदा उठाकर यानिकी ने उस दरवाजे को ही बंद कर दिया और किलर बाहर ना आ पाए, इसलिए शॉटगन को उसी दरवाजे में अटका दिया। टोबियास काफी खुश होता है कि मार तो नहीं पाए, लेकिन कम से कम उसे एक जगह बंद तो कर ही दिया, इसलिए वो अब यहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन यानिकी ने कहा कि एरिक अब भी अंदर है, जो कि अभी तक जिंदा है, और ये बात सुन के टोबियास के होश उड़ गए। अब एरिक को बचाने के लिए यानिकी ने दरवाजे को खोला और टोबियास फ्लैशलाइट लेकर खड़ा हो गया। बाकी किलर को बाहर बुलाने के लिए इन्होंने एक रेंच दरवाजे पे मारा, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। फिर थोड़ी देर में किलर ने दरवाजे को खुद ही खोल दिया, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा किलर नहीं है, काफी ज्यादा दिमाग है इसमें, क्योंकि किलर ने एरिक को ही सामने कर दिया। यानिकी ने भी बिना देखे शॉटगन चला दी, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि टोबियास ने शॉटगन का मुंह कहीं और घुमा दिया। इससे गोली एरिक को तो नहीं लगती, पर फायदा फिर भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि किलर ने खुद ही एरिक को यानिकी के सामने मार डाला। अब कोई और रास्ता ना पाकर टोबियास ने यानिकी से शॉटगन ले ली और उसे यहाँ से जाने को कहा। वो शुरू में तो उसकी बात नहीं मानती, लेकिन आखिर में उसे यहाँ से जाना ही पड़ा। इधर टोबियास किलर को बिना बुलेट वाली शॉटगन से रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए किलर ने टोबियास को भी कुल्हाड़ी से लपेट ही लिया। वही यानिकी भी पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रही थी, जहाँ अचानक ही किलर उसके पीछे आ गया और उसे वहीं पे नॉक कर दिया। इसके बाद उसकी आंखें सीधा अगली सुबह खुलती है, जो कि सिर्फ बेहोश हुई थी, और ये बात किलर को पता नहीं थी। किलर इन पांचों की बॉडी को उसी स्लेज के ऊपर रख के कहीं तो ले जा रहा था, वो भी अपने सिर्फ एक हाथ से घसीटकर, और इससे आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। खैर, किलर इन्हें लेकर एक खाई के पास आ गया, क्योंकि वो इनकी बॉडी को यहीं पे फेंकने वाला है, और सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि वो अपने हर एक शिकार को यहीं पे लाके फेंकता था, जिस कारण ही पुलिस को आज तक किसी की भी बॉडी नहीं मिली। उसने एक एक करके सभी की बॉडी को नीचे फेंका, जिस दौरान यानिकी ने उस कटर को निकाल लिया था, जो कि टोबियास ने बेसमेंट से उठाया था। यानिकी ने उस कटर को खोला, जिसकी आवाज को किलर ने सुन लिया, लेकिन ज्यादा ध्यान उसने दिया नहीं। फिर जैसे ही वो उसकी बॉडी को लेने आया तो यानिकी ने वो कटर किलर के ही गले में घुसा दिया। फिर दोनों के बीच में हाथापाई हुई, जहां वो उसे नीचे खाई में फेंकना चाह रहा था, पर इसी दौरान यानिकी ने किलर के चेहरे से संग
ग्लासेस हटा दिए और यहाँ पे हम पहली बार किलर का चेहरा देख पाए। और अब जाकर हमें पता लगा कि जिस बच्चे को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो ही बच्चा इस मूवी का मेन किलर है, क्योंकि इस किलर की आंखों पर भी वैसा ही बर्थमार्क था। ये देखकर तो यानिकी भी हैरान थी कि ये तो वही है जिसको मैंने उस फैमिली फोटो में देखा था। मगर ज्यादा सोचने का समय था नहीं, इसलिए यानिकी ने कुल्हाड़ी का निचला हिस्सा किलर के पैर में मारा, फिर तुरंत उठकर किलर की छाती में वो कुल्हाड़ी घुसा दी। फिर एट दी एंड उसने किलर को उसी खाई में फेंका जहां किलर को अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है। और यहाँ हमें पता लगा कि जिस माँ बाप के लिए हम इतना बुरा फील कर रहे थे, असलियत में उन लोगों ने ही अपने बेटे को जिंदा गाड़ा था। जो गुस्सा हमारे मन में किलर को लेके था, वो गुस्सा तुरंत उसके माँ बाप की ओर शिफ्ट हो गया। अब किलर उसी खाई में गिर जाता है, जिसके बाद यानिकी चैन की सांसें लेती है और इसी के साथ में ये मूवी हुई खत्म। तो मूवी काफी हद तक अच्छी थी, खास करके जो इसका ठंड वाला एटमॉस्फेयर है वो तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, इसलिए आपको इसे एक बार तो जरूर से देखना चाहिए। मगर मूवी में एक कमी है कि इसमें किलर का स्क्रीन टाइम काफी कम था और जितना भी था उसमें हमें किलर उतना साफ तरीके से दिखाया नहीं गया। अब इस किलर के माँ बाप ने उसे क्यों मारना चाहा, और अगर मार भी डाला तो वो बच कैसे गया, और बचने के बाद उसने लोगों को मारना क्यों शुरू कर दिया। इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले पार्ट्स में मिलेंगे, इसलिए उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।